हेलो स्टूडेंट्स, आइए हिस्ट्री पढ़ना और समझना आसान बनाएं। आज ये मैं वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ क्लास 10 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मेरा यह एक प्रयास है कि कैसे आसान शब्दों में पूरे चैप्टर को समझा जा सकता है और कम समय में किस तरीके से रिवीजन कराया जा सकता है, रिवीजन किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मेरा दावा है कि शायद कोई भी पोर्शन इस चैप्टर में से छूटेगा नहीं और आप सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। आइए देखते हैं नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से अर्ली नेशन स्टेट्स थे और फिर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में किस तरीके से नेशनलिज्म का प्रसार हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ। इन सारे चीज़ों को यहाँ देखेंगे। नेशन स्टेट किसको कहते हैं और नेशन का सिंबल क्या क्या होता है, नेशन को किस रूप में डिपिक्ट किया जाता है, इन सारी चीज़ों को भी यहाँ हम लोग देखेंगे। यहाँ हम लोग कंजर्वेटिस्ट, लिबरल्स, डेमोक्रेट्स, इन सब के बारे में भी जानेंगे और उन सब के प्रभाव को भी का मूल्यांकन करेंगे। यूरोप में ये किस प्रकार हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपके बुक का चैप्टर में फर्स्ट पेज में ये तस्वीर बना हुआ है। इसे फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था 1848 में। तब ना तो जर्मनी एक नेशन था, ना इटली एक नेशन था और ना ही दूसरे नेशन स्टेट्स थे उस समय तक में। चूँकि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ये अमेरिका में इरेक्ट हो चुका था, यानी अमेरिका एक डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट्स बन गया था। स्विट्ज़रलैंड एक नेशन स्टेट्स बन गया था। फ्रांस की क्रांति हुई थी और फ्रांस के क्रांतिकारी अपने तिरंगे के साथ जस्ट अभी अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचे थे। इसका मतलब है फ्रांस भी एक नेशन स्टेट बनने के निकट था। इस तरीके से ये तीन अर्ली स्टेट्स थे। उसके बाद फ्रेडरिक सोरियो ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इस तस्वीर को अपनी कल्पना में बनाया कि ये डेमोक्रेटिक और सोशलिज्म की जो बात है वो किसी क्षेत्र की सीमा से बंधकर रहने वाली बात नहीं है। ये अगर आज एक देश में हुआ है तो धीरे धीरे सभी देशों में होगा और एक एक करके सभी देश इस तरह से नेशन स्टेट्स बनते जाएंगे, स्वतंत्र बनते जाएंगे, डेमोक्रेटिक बनते जाएंगे। ये सभी नेशन, जो भी नेशन स्टेट्स बनेंगे, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज पे करने के लिए इस तरीके से अपने झंडे के साथ, झंडा उनकी राष्ट्रीयता का प्रतीक है, उनके नेशन की आइडेंटिटी है। जब हम चैप्टर को देखेंगे तो देखेंगे किस तरीके से जो नेशनल फ्लैग है वो राष्ट्र का एक प्रतीक बन जाता है, नेशनलिज्म का एक प्रतीक बन जाता है। तो ये उनके नेशनल आइडेंटिटी को दिखा रहा है और ये आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग नेशन के लोग अपने नेशनल फ्लैग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सामने जो बिखरी हुई चीज़ें हैं, जो बिखरे हुए अवशेष हैं, वो दिखा रहा है जो राजतंत्री व्यवस्था थी, ऑटोक्रेटिक रूल था, उसके समाप्ति का वो तस्वीर है। और ऊपर से जो एंजल्स हैं, क्राइस्ट हैं, ये सब सभी इन सब को आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी को अपना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, इस तस्वीर की, 4 तस्वीर की एक सीरीज तैयार की थी। इस पिक्चर में उन्होंने अपने ड्रीम को दिखाया है कि किस तरीके का वर्ल्ड बना होगा डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के रूप में। पिक्चर ये शो करता है कि पीपल जो यूरोप एंड अमेरिका के हैं वो लंबी कतार में मार्च कर रहे हैं और
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अपना होमेज पे करने आ रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने आ रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक सिंबल है फ्रीडम का, लिबर्टी का। ये अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिका में बनाया गया। आप ग्राउंड हम देख चुके हैं तस्वीर में कि किस तरीके से ग्राउंड पे जो फॉलन सिंबल्स हैं, दैट इज ऑफ द एब्सोल्यूट रूलर्स और एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, और यू कैन से ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट और मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कंजर्वेटिस्ट लोग थे उनके समाप्ति का प्रतीक है। चैप्टर में आपका फर्स्ट, उससे आगे बढ़ते हुए जो ये तस्वीर समझने के बाद जो क्वेश्चन बनता है वो है कि हाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन हेल्प इन मेकिंग ऑफ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था और इस रेवोल्यूशन ने ही नेशनलिज्म की आइडिया को पॉपुलराइज किया था। इस रिवॉल्यूशन के बाद ही द पीपल आर द नेशन ये कॉन्सेप्ट सामने आया। अब तक फ्रांस राज्य था लुई 16 का, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस राज्य हो गया या फ्रांस देश हो गया। किसका? फ्रांस के लोगों का। तो यहाँ से ही ये बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आई। तो जब कभी किसी देश में लोगों के अंदर बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होती है कि हम इस देश के निवासी हैं, इस देश के ऊपर हमारा हक है, तभी इसको हम, इस सेंस को ही नेशनलिज्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन ने और क्या क्या हेल्प किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटोयन यानी फादरलैंड और सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया। सिटीजन्स मीन्स नागरिक जो उस देश के निवासी थे। ऑल सिटीजन्स वेयर ग्रांटेड इक्वल राइट्स, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही हुआ। एक न्यू ट्राइकलर नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया फ्रांस के लोगों ने अपने राष्ट्र के प्रतीक के रूप में, तिरंगे झंडे को एक्सेप्ट किया। बहुत सारे हैम्स बनाए गए इन प्रेज ऑफ द नेशन, राष्ट्र की प्रशंसा, राष्ट्र की तारीफ, राष्ट्र का गुणगान करते हुए हैम्स आज भी हम लोग अपना जैसे नेशनल एंथम गाते हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, नेशनल हैम्स, इस तरीके से वो पॉपुलराइज किया गया। और जितने भी मार्टायर्स थे, जिन लोगों ने ये बलिदान किया था ये रिवॉल्यूशन को सक्सेस बनाने में, उन सबों को कोमेमोरेट किया गया। उनको कोमेमोरेट करते हुए भी हैम्स बनाए गए, उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हुए हैम्स बनाए गए। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया गया और एक तरीके से यूनिफॉर्म लॉ इस्टेब्लिश किया गया पूरे फ्रांस में। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर इंट्रोड्यूस किया गया। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वहाँ छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे नोबल्स के एरियाज थे, तो उनका अलग अलग टैक्स लगता था, वो कस्टम ड्यूटी लेते थे, तो उन सब को एबॉलिश कर दिया गया ताकि ट्रेड पूरे देश में निर्बाध रूप से चल सके। फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज के रूप में प्रमोट किया गया। फ्रांस के जो रिवोल्यूशनरिस्ट थे वो चाहते थे कि और दूसरे देशों को भी वो लिबरेट करेंगे और दूसरे देशों में भी ऑटोक्रेटिक रूल को वो ख़त्म करेंगे और उन देशों में भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ फ्रांस के सैनिकों को दिखाया गया है वो दूसरे देश में जा रहे हैं और उन देश के लोग इन सैनिकों को वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये लिबरेटर के रूप में ये लोग आ रहे हैं, उन्हें मुक्त कराने आ रहे हैं। इसमें कौन कौन से लोग थे? स्टूडेंट्स एंड मिडिल क्लास पीपल ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज, वो इस आइडिया से अट्रैक्टेड हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो आइडिया थी उससे अट्रैक्टेड हुए।
दे फॉर्म जैकोबिन क्लब्स, अपने देश में उन्होंने जैकोबिन क्लब्स की स्थापना करी। अपने देश में भी टीपू सुल्तान उस समय शासक हुआ करते थे। टीपू सुल्तान वाज द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब and Tipu Sultan was the first Indian ruler who tried to modernize his army with the help of French, है ना, फ्रांसीसी ट्रेनर्स और फ्रांसीसी तकनीशियन की मदद से अपने देश की सैनिकों को उन्होंने मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया था। ही वांटेड टू एंड ऑटोक्रेसी इन देयर कंट्रीज, यानी जो भी लोग जैकोबिन क्लब स्थापित किए उनका मकसद क्या था कि वो अपने देश में अधिनायक तंत्र यानी राजतंत्र या ऑटोक्रेटिक रूल को समाप्त करना चाहते थे। वे सभी नेपोलियन की सेना को स्वागत कर रहे थे क्योंकि वो उसे लिबरेटर मान रहे थे, नेपोलियन को अपना लिबरेटर मान रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन आपने देख लिया कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म की बात को लाने में मदद किया, नेशन का कॉन्सेप्ट दिया, नेशन किसका है, नेशन में किस तरीके से यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ होनी चाहिए। नेपोलियन ने कहा क्या कंट्रीब्यूट किया इस डायरेक्शन में ताकि आगे भी नेशनलिज्म बना रहे फ्रांस में और नेशनलिज्म की भावना और मजबूत हो। नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड बनाया जिसको सिविल कोड ऑफ नेपोलियन 1894 के नाम से जानते हैं। नेपोलियनिक कोड ने जो भी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ थे उन सबको समाप्त कर दिया। जन्म के आधार पर जो नोबल्स एंड क्लर्गीमैन को टैक्स फ्री लैंड मिलता था, इस चीज को उसने समाप्त कर दिया। नेपोलियन का कोड ने इक्वलिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश किया। नेपोलियन कोड ने राइट टू प्रॉपर्टी लोगों को गारंटी दिया। नेपोलियन कोड के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंप्लीफाइड किया गया। नेपोलियन कोड ने जो फ्यूडल सिस्टम था या फ्यूडल प्रिविलेजेस थे उसे एबॉलिश किया। शुरुआत में जब नेपोलियन की सेना या फ्रांस की सेना दूसरे देशों में गई तो दूसरे देश के लोगों ने यानी फ्रांस की सेना को लिबरेटर के रूप में स्वागत किया। उन्हें लगा कि ये आई हैं, उन्हें भी लिबरेट करेंगी, लेकिन उनका भ्रम फिर जाता रहा जब नेपोलियन ने उनके देश में शासन करने की बात सोच ली। बाद में दे टर्न अगेंस्ट द फ्रेंच रूल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, यूरोपियन नेशंस लॉस्ट देयर पॉलिटिकल फ्रीडम, अब उनकी आज़ादी चली गई। अभी तक तो उनके देश के ही लोग शासन कर रहे थे, अब नेपोलियन के रूप में या फ्रेंच के रूलर के रूप में दूसरे देश के लोग आकर शासन कर रहे थे। टैक्स बढ़ा दिया गया था, उनके देश में सेंसरशिप लगा दिया गया था, प्रेस पे या विचारों को प्रकट करने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। लोगों को विवश किया गया कि वे फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करें। इस सब वजह से फ्रांस की सेना जिसको दूसरे देश के लोगों ने वेलकम किया था शुरुआत में, बाद में वे उसके अगेंस्ट हो गए थे। चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन यूरोप, नेपोलियन ने यूरोप में कौन कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस किया था अब पहले भी देख चुके हैं, उसी चीज को यहाँ फिर से समराइज किया गया। नेपोलियन एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो था, यहाँ पे एक चीज उद्दित करना आवश्यक है। नेपोलियन ने जर्मनी के ऊपर अटैक किया था। जर्मनी में उस समय 339 स्टेट्स हुआ करता था। उस 339 स्टेट को नेपोलियन ने 39 में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से जर्मनी के यूनिफिकेशन का पहला कदम नेपोलियन ने अनायास अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार के माध्यम से कर दिया। तो यहाँ एक तरीके से राष्ट्र बनाने में नेपोलियन ने मदद कर दिया। इतना बड़ा जो अलग अलग भागों में बटा था उसको कम राज्यों में बांटना नेपोलियन का बड़ा योगदान था। उसने सर्फडम, जो दास प्रथा होती है, जो किसानों को
मैनोरियल ड्यूज पे करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, सप्ताह में 3 दिन बेगार करना पड़ता है। इससे उन्हें मुक्ति दे दी गई एंड दे वेयर गिवन फ्रीडम, सर्फ्स को फ्रीडम दी गई थी। इसने यूनिफॉर्म लॉ एंड यूनिफॉर्म करेंसी तथा यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। जो भी मैनोरियल ड्यूज था, जिसमें कि सर्फ्स को या अर्थ दास कृषक को अपने मालिक के यहाँ जाकर सप्ताह में कुछ दिन बेगार करना पड़ता था और इस माध्यम से भी उन्हें एक तरीके से टैक्स पे करना पड़ता, श्रम करके टैक्स पे करना पड़ता था। तो उससे उन्हें समाप्त किया, इस मैनोरियल ड्यूज को समाप्त किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को उसने डेवलप किया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो था उसे समाप्त किया। गिल्ड ये शहरों में हुआ करता था, व्यापारिक संगठन या कामगारों का संगठन कह सकते हैं इसको। इस गिल्ड के माध्यम से व्यापार रेगुलेट होता था, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कैसे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, उसको कहाँ बेचा जाएगा, कितने मूल्य पे बेचा जाएगा, ये सारी चीज़ें वो रेगुलेट करती है गिल्ड। लेकिन गिल्ड में क्या होता है कि दूसरे लोगों को फिर उस व्यापार में घुसने का मौका नहीं मिलता, तो गिल्ड का ये रिस्ट्रिक्शन होता था, तो इस रिस्ट्रिक्शन को भी उसने रिमूव किया। सिविल कोड ऑफ 1804 abolished all the privileges based on birth। जितने भी जन्म पे आधारित प्रिविलेज था, उसने इस कोड के माध्यम से नेपोलियन ने उसे समाप्त कर दिया। इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन अदर यूरोपियन कंट्रीज। आगे बढ़ते हुए फ्रांस की क्रांति हो गई। फ्रांस एक नेशन स्टेट के रूप में इमर्ज होकर सामने आया। फ्रांस की सेना दूसरे दूसरे देशों में उसे मुक्त कराने गई, तो इसका क्या परिणाम हुआ दूसरे देशों के ऊपर या फ्रांस के ऊपर, इसको यहाँ देखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने से जो आइडिया है इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये यूरोप के देशों में फैली। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जैकोबिन क्लब, जो फ्रांस का क्लब था, जो एक तरीके से डेमोक्रेटिक कह सकते हैं क्लब था, वो दूसरे देशों में भी फैला। दूसरे देश के लोगों ने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करी। जो लिबरलिज्म की बात है वो फैली। लोग एब्सोल्यूट मोनार्की का जो पावर था या नोबल का जो पावर था उसके अगेंस्ट हो गए। लोगों ने फ्रेंच आर्मी का स्वागत किया क्योंकि वो फ्रेंच आर्मी को लिबरेटर के रूप में देख रहे थे। जो एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम था उसे समाप्त कर दिया गया देश में। लेकिन बाद में देखेंगे लोग फ्रेंच आर्मी के खिलाफ हो गए, क्योंकि हम लोग पिछले पेज में देख चुके हैं कि किस तरीके से फ्रेंच आर्मी आने से उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी, उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पॉलिटिकल कंडीशन इन यूरोप ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी। ये जब तक हम उसकी राजनीतिक स्थिति को नहीं समझेंगे, नेशनलिज्म कैसे राइज किया, इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। नेशन स्टेट 18th सेंचुरी में नहीं था। मिड 18th सेंचुरी तक यूरोप में नेशन स्टेट नहीं था। जो मॉडर्न नेशन स्टेट जैसे आप जर्मनी और इटली देखते हैं, ये किंगडम और डचीज में डिवाइडेड थे। किंगडम, डचीज एंड कैंटोन्स में ये डिवाइडेड थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप ऑटोक्रेटिक किंग उनका शासन करते थे। सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में ऑटोक्रेटिक रूल था, एक तंत्र था, अब राजतंत्र कह सकते हैं, स्टेब्लिश, है ना। जो डाइवर्स पीपल थे उनके ऊपर भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लोग थे, लेकिन उनके ऊपर भी एक राजा का शासन था। ये सब लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप से थे, लेकिन उन्हें एक राजा के अधीन रहना पड़ रहा था। सोशल कंडीशन के बारे में देखें, जब तक हम पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सारे कंडीशंस को नहीं जानेंगे, नेशनलिज्म को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। मिड 18th सेंचुरी के यूरोप में सोशल कंडीशन कैसा था? नोबल सिस्टम था, नोबिलिटीज थी, दे वेयर लैंडलॉर्ड्स एंड दे डोमिनेटेड
the social life. They enjoyed many privilege. They spoke French, मतलब हाई प्रोफाइल का लैंग्वेज फ्रेंच था. पीजेंट्स जिनकी संख्या ज़्यादा थी पूरे यूरोप में, वो मेजॉरिटी में थे, लेकिन वो एक टेनेंट और स्मॉल कल्टीवेटर्स के रूप में ही थे. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में अगर बात देखें तो सर्फडम था, अभी भी विद्यमान था. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कुछ हुआ थोड़ा बहुत, उसके चलते दो ग्रुप उभर कर सामने आया था. एक था वर्कर्स क्लास और दूसरा था मिडिल क्लास. मिडिल क्लास जिसमें शिक्षित लोग थे, इनके बीच जो लिबरल आइडियाज़ हैं उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ. तो सबसे पहले जो लिबरल आइडियाज से इंस्पायर्ड हुए वो मिडिल क्लास के लोग थे. चर्च का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था सोशल लाइफ के ऊपर. क्लर्गी मैन भी नोबल्स की तरह प्रिविलेज्ड लाइफ एंजॉय करते थे. जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी था यूरोप में, उसका क्या मेन फीचर था 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में, उसको देखें थोड़ा. जो एरिस्टोक्रेसी थी, दैट वाज सोशली एंड पॉलिटिकली पावरफुल ड्यूरिंग 18th सेंचुरी. एरिस्टोक्रेसी आप संभ्रांत कुल परिवार कह सकते हैं, जैसे मिनिस्टर्स, एमपीज या फिर जो ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें एरिस्टोक्रेट कहा जाता है. तो दे डोमिनेटिंग द पॉलिटिकल एंड सोशल arena of Europe. They own large estates in villages and big house in towns. उनके पास बड़े बड़े भूभाग या स्टेट गांव में भी था और शहरों में भी उनके बड़े बड़े घर थे. वे सब टैक्स वसूल करते थे और मैनोरियल ड्यूज भी पाते थे उन पीजेंट्स से, उन दास कृषकों से. वे सभी फ्रेंच बोलते थे और यूनाइटेड थे, एक तरीके का जीवन जीते थे, एक कॉमन वे ऑफ लाइफ से वो जुड़े हुए थे. उनकी फैमिलीज जो मैरिज रिलेशंस है उसके द्वारा कनेक्टेड थी. तो एक देश से दूसरे देश के जो एरिस्टोक्रेट थे वो भी कनेक्टेड थे इस तरीके से. अब यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन यूरोप. यूरोप में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या असर हुआ. तो जो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, दैट रिजल्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ टाउन्स एंड सिटीज. से उद्योगों के विकसित होने से ही शहरों का निर्माण हुआ. न्यू लिबरल आइडियाज स्प्रेड अमॉन्ग द टाउन पीपल और सिटी पीपल कह सकते हैं. शहरों के लोगों के बीच ही ये लिबरल आइडिया ज़्यादा स्प्रेड हुआ. एक न्यू सोशल मिडिल क्लास एमर्ज किया जो एजुकेटेड था, और जो प्रिविलेज्ड क्लास का या जो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ द ग्रुप नोबल्टीज एंड क्लर्गीज वेयर प्रिविलेज्ड, तो उन दोनों का ये अपोज कर रहे थे, उन दोनों का ये विरोध कर रहे थे. इसके साथ ही इसमें एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसको हम लोग वर्कर्स वर्ग कहते हैं, वर्कर्स क्लास कहते हैं. वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ही देन है. वे यूनाइटेड थे किस वजह से? क्योंकि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे. मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग थे? अ सोशल ग्रुप दैट लेड द नेशनलिस्ट मूवमेंट. यही वो मिडिल क्लास था, मध्यम वर्ग था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था. द मिडिल क्लास कंसिस्टिंग ऑफ प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टीचर्स, स्पीयर हेडेड नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप. यही सारे लोग थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया. क्यों? क्योंकि वे शिक्षित थे और न्यू जो लिबरल आइडिया था उसको वो सपोर्ट करते थे.
वो चाहते थे कि जो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ है वो समाप्त हो जाए। वो चाहते थे कि नेशन स्टेट बने। वो एब्सोल्यूट मोनार्की के अगेंस्ट थे और गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पीपल्स कंसेंट का सपोर्ट करते थे। लोगों की इच्छा के आधार पर बनी सरकार का समर्थन करते थे। लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट का तस्वीर यहाँ दिखाया गया है। लिबरल्स के बारे में जानें। The term liberalism originated from the Latin word liber, Latin word liber से liberalism जनरेट हुआ है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम या फ्री। ये एब्सोल्यूट मोनार्की को अपोज करता है और पीपल्स कंसेंट के आधार पर बनी सरकार का समर्थन करता है। लिबरल्स जो होते हैं, ये सभी लोग संविधान की मांग करते थे एंड इलेक्टेड पार्लियामेंट की मांग करते थे। दे डिड नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन अब ये तो मानते थे कि लोगों के कंसेंट के आधार पर शासन हो, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो सपोर्ट नहीं करते थे। दे वांटेड राइट टू वोट ओनली फॉर मैन विथ प्रॉपर्टी। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है क्लास 9 में, और वहाँ आपने देखा है कि ओनली द एक्टिव सिटीजन्स वेयर गिवन द राइट टू वोट। तो जो वेल टू डू पर्सन्स थे, वेल्दी पर्सन्स थे, whosoever were paying the tax of equal to 3 days wages, they were given the right to vote। यानी जो टैक्स नहीं दे रहे थे, यानी जो धनी नहीं थे, उन्हें राइट टू वोट नहीं था। ये लिबरल्स का बहुत बड़ा डिमेरिट था। दे नेवर सपोर्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। They wanted to end the privilege based on birth which were there with nobles and clergies. They supported individual freedom and equality before law। ये सारे liberals के फीचर्स थे। अब ये जो आइडियाज़ है लिबरल्स का, वो इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या था, इकोनॉमिक फ्रंट पे वो क्या चाहते थे। पॉलिटिकल फ्रंट पे आपने देख लिया, दे वेयर इन सपोर्ट ऑफ नेशन स्टेट्स, दे वेयर इन सपोर्ट ऑफ equality, liberty and fraternity, they were in support of parliament, they were in support of written constitution, इत्यादि इत्यादि बातों को देखा हमने। इकोनॉमिक फील्ड में ये क्या चाहते थे, इकोनॉमिक फील्ड में फ्रीडम ऑफ मार्केट उनकी सबसे बड़ी चाहत थी। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, टैक्स लगाती हैं, उसको रिमूव करे ताकि फ्री ट्रेड हो सके। It means they supported laissez-faire। Laissez-faire means less interference in economic arena by the government। They wanted to restrictions on the movement of goods, people and capital to be withdrawn। जो भी इस restriction है सरकार का कि जो लोग या सामान या पूंजी का आना जाना होता है एक जगह से दूसरे जगह, उसके ऊपर जो रोक रुकावट है, उसके ऊपर जो टैक्स है, उसको जो नहीं जाने देने की अनुमति है, ये सब को वो समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने डिमांड की थी टू एबॉलिश इंटरनल कस्टम ड्यूटी। जो देश के अंदर ही एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा में जाने पर टैक्स देना पड़ता था, उसे वो समाप्त कराना चाहते थे। दे सपोर्टेड ए कॉमन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एंड ए नेशनल करेंसी। उनको लगा कि कॉमन वेट सिस्टम एंड मेजरमेंट सिस्टम हो जाएगा तो व्यापार में सुविधा होगी। अगर एक नेशनल करेंसी हो जाएगी तो इससे भी व्यापार में सुविधा होगी और आसानी से व्यापार एक भाग से दूसरे भाग तक हो सकेगा। 1934 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया था जर्मनी में, जिसको जॉल्वेराइन कहा गया। प्रसिया के नेतृत्व में, प्रसा सबसे बड़ा राज्य था जर्मनी का, वहाँ ये बनाया गया था। इट एबॉलिश्ड इंटरनल कस्टम ड्यूटी। इसने पहला काम यही किया कि एक सारे जो कस्टम ड्यूटीज थे उसको एबॉलिश कर दिया और जो करेंसीज थी उसको रिड्यूस कर दिया। आपको हैरानी होगी, उस समय 30 प्रकार की करेंसी चलती थी। इस 30 करेंसी को इस जॉल्वेराइन ने 2 करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, 2 करेंसी के रूप में बदल दिया।
Conservatism in Europe. Conservatism means those who supported the autocratic ruler, monarch, nobles, clergymen, or we can say those who were benefited from the traditional system or old system, they were called conservatist. अभी भी जो कोई पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहते उन्हें हम कंजर्वेटिस्ट कहते हैं। कंजर्वेटिज्म ये यूरोप में 1815 के बाद शुरू हुआ। 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई। नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप के देशों को फिर से एक बार मौका मिला कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रश किया जाए और एक रिएक्शनरी रूल, कंजर्वेटिस्ट रूल फिर से इस्टेब्लिश कर दिया जाए। ये जो कंजर्वेटिस्ट थे वो सभी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस यानी मोनार्क, चर्च, सोशल ऑर्डर, प्रॉपर्टी एंड फैमिली, इन सब को सपोर्ट करते थे। दे डिड नॉट वांट टू रिटर्न टू द प्री रिवोल्यूशनरी डेज, यानी जो पहले रिवोल्यूशन में हुआ था, चेंज हुआ था, संविधान बना था, उसके अनुसार शासन होना शुरू हुआ था, तो उसमें वो नहीं लौटना चाहते थे। वो उनका विश्वास था कि जो मॉडर्न आइडियाज़ है वो मोनार्की को ज़्यादा पावरफुल बनने में मदद करेगा, लेकिन वो लिबरेशन नहीं देना चाहते थे, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी नहीं देना चाहते थे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ओबे करना चाहते थे। उनका मानना था कि मॉडर्न आर्मी, efficient officers and abolition of feudalism and serfdom would make the monarchy strong। यानी जो मोनार्क की चाहत थी, राजा ताकतवर क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फ्यूडल्स उनके ऑब्स्टेकल थे। ऑफिसर्स, सॉरी, फ्यूडल जो लॉर्ड्स थे वो उनके ऑब्स्टेकल्स थे। तो मॉडर्न आर्मी होगी और एफिशिएंट ऑफिसर होंगे तो फ्यूडलिज्म और सर्फडम जो नोबल्स चला रहे हैं वो समाप्त होगा और इस तरीके से मोनार्क मजबूत होगा, मोनार्क स्ट्रांग होगा। ये कंजर्वेटिस्ट लोगों का मानना था। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में ही नेपोलियन को पराजित करने के बाद यूरोप के सभी देश ने मिलकर के नेपोलियन को पराजित किया था। इसके बाद ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, ये सभी देश के लोग ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक ट्रीटी साइन किए, एक संधि साइन किए, जिसे हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं। इस ट्रीटी में क्या क्या किया गया? पहला स्टेप इसने लिया, बर्बन डायनेस्टी जो फ्रांस में पहले शासक थे, लुई 16 की जो डायनेस्टी थी, उसे रीस्टैब्लिश कर दिया फ्रांस में। फ्रांस में फिर से उसे सत्ता में ले आए। फ्रांस ने जो जो टेरिटरीज कैप्चर किया था नेपोलियन के दौरान, उन सारे टेरिटरीज को फ्रांस को खोना पड़ा। फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय नेपोलियन। जो न्यू किंगडम्स बने, कुछ जो फ्रांस के बॉर्डर के आसपास नए राज्य बना दिए गए, ताकि फ्रांस में अगर फिर से क्रांतिकारी घटनाएं होती है तो सभी लोग मिलकर उसे दबा सकें। इसके लिए नेदरलैंड वाज सेटअप इन द नॉर्थ, नेदरलैंड बना दिया गया नॉर्थ में, उसको ताकतवर राज्य बनाया गया। प्रसिया गॉट टेरिटरी अलोंग वेस्ट, प्रसिया को वेस्टर्न पार्ट में टेरिटरीज मिली। ऑस्ट्रिया वाज गिवन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली मिला ताकि ऑस्ट्रिया भी मजबूत हो जाए। रसिया गॉट ए पार्ट ऑफ पोलैंड एंड सैक्सनी वाज गिवन टू प्रसिया। प्रसिया को सैक्सनी दे दिया गया ताकि प्रसा भी स्ट्रांग हो जाए, और रसिया को पोलैंड दिया गया ताकि रूस भी स्ट्रांग हो जाए। और जब कभी इन फ्यूचर फ्रांस में कोई क्रांति हो, जैसा कि पहले हुआ, वैसी अगर दूसरी क्रांति होती है तो उसे दबाया जा सकता है। यूरोप के सभी शासक मिलकर इसको दबाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंजर्वेटिस्ट रेजिम सेटअप इन 1815। जो 1815 में कंजर्वेटिस्ट रेजिम स्टैब्लिश किया गया था, उसकी क्या विशेषताएं थी? दे वेर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो अधिनायक शासक थे, मतलब
राजतंत्री व्यवस्था में विश्वास करते थे। वो कोई भी क्रिटिसिज्म या ऑपोजिशन को टॉलरेट नहीं करते थे। वो सेंसरशिप एंड स्ट्रिक्ट लॉ में विश्वास करते थे। किसी भी प्रकार का कैंपिंग इत्यादि को रोकने में विश्वास करते थे। लोगों को कोई स्वतंत्रता या किसी प्रकार की कोई अधिकार नहीं मिले हुए थे। लिबरल नेशनलिस्ट आफ्टर 1815, 1815 के बाद लिबरल नेशनलिस्ट किस तरीके से फिर शुरू हुआ। 1815 से आपको बता दें, 1815 से लेकर 1848 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड को यूरोप में मैटरनिक एरा कहा जाता है। मैटरनिक, अभी आपने देखा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था जिसके नेतृत्व में वियना कांग्रेस हुई थी। वो मैटरनिक को द मोस्ट रिएक्शनरी पर्सन ऑफ हिज टाइम कहा जाता है कि अपने समय का वो सबसे बड़ा रिएक्शनरी पर्सन था। कहीं भी कोई भी रिवोल्ट होता था उसको दबाने में वो आगे रहता था, अग्रणी भूमिका निभाता था। पूरे यूरोप की मदद लेकर के उसे क्रश करने में उसकी दिलचस्पी थी। तो इसके बाद जो हाँ कहीं भी रिवोल्ट हुआ उसको क्रश करने का कोशिश किया इन लोगों ने। लिबरल नेशनलिज्म आफ्टर 1815, 1815 के बाद जो लिबरल वर्कर्स हैं, क्योंकि रिएक्शनरी रूल आ गया तो दे स्टार्टेड वर्किंग अंडरग्राउंड, है ना। अंडरग्राउंड होकर के चोर छुप लुक छिप करके वो काम करते रहे। उन्होंने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई और लोगों को ट्रेंड किया और जो लिबरल आइडियाज़ हैं उसको स्प्रेड किया। ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, दे अपोज द एब्सोल्यूट मोनार्की and demanded liberty and freedom. They also supported formation of nation state, राष्ट्र राज्य बने, इसको उन्होंने सपोर्ट किया। ये लिबरल नेशनलिस्ट जो 1815 के बाद थे उनके बारे में। जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे उसमें गैसीपी मैज़नी जो इटालियन रिवोल्यूशनरिस्ट था उसका नाम अग्रणी है। He was born in Genoa in 1807. 1807 में इनका जन्म इटली के जेनोवा में हुआ था। In 1831 he was sent to exile for attempting a revolution in Liguria. लाइगोरिया में इन्होंने एक क्रांति कराई थी 1831 में, जिसके अपराध के जुर्म मतलब सजा के रूप में इन्हें एक्साइल की सजा दी गई थी, यानी देश निकाले की सजा दी गई थी। गैसीपी मैज़नी के बारे में थोड़ा यहाँ जानें। Giuseppe Mazzini, an Italian revolutionary. Mazzini became the member of secret society. He was sent to exile for trying a revolution in Liguria. हम पिछले पेज में देख चुके हैं। After that, he founded two secret societies. One is Young Italy and another Young Europe. He supported the formation of nation state to oppose the absolute monarchy. वो कहा करता था राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार इटली एक राष्ट्र है। इटली इज जोग्राफिकली एन यूनाइटेड नेशन। मैटरनिक ने गिउसेपी मैज़नी के बारे में एक बार कहा था कि he described him as the most dangerous enemy of our social order. मैटरनिक समाज की जो स्थिति थी, जो शासन व्यवस्था थी, उसको बनाए रखना चाहता था। वो कंजर्वेटिस्ट था, लेकिन गिउसेपी मैज़नी लिबरल्स थे, रिवोल्यूशनरिस्ट थे। ये नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। नेशन स्टेट बनता तो मैटरनिक का जो राज्य था ऑस्ट्रिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि इट वाज ए प्रिजन ऑफ नेशंस, वहाँ बहुत सारे नेशनलिटी के लोग दम साध कर बैठे थे चुपचाप, डर से मैटरनिक के या मैटरनिक की रिएक्शनरी सेनाओं के डर से। तो उनका राज्य ही छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए वो कहते थे कि ये जो गिउसेपी मैज़नी है उनके समय का जो सामाजिक ऑर्डर है उसका सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है। ड्यूक मैटरनिक का तस्वीर ये। ड्यूक मैटरनिक was the chancellor of Austria.
He was conservative. He wanted to strengthen autocratic monarch. राजतंत्र को मजबूत करना चाहता था. इन्होंने ही वियना कांग्रेस को होस्ट किया था. हाँ, ट्रीटी ऑफ वियना तैयार करने में इनकी अहम भूमिका थी. इन्होंने ही मेजर रोल प्ले किया था कंजर्वेटिस्ट गवर्नमेंट बहुत सारे देशों में एस्टैब्लिश करने में. अपहेवल इन फ्रांस इन 1830, 1830, इसको जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं. द बर्बन डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन. अभी हम लोगों ने देखा, वियना कांग्रेस के बाद लुई 18 को फ्रांस का राजा बनाया गया था. अब यहाँ फिर से 1830 में बर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया लोगों ने, लिबरल रेवोल्यूशनरिस्ट ने. एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया with the help of Louis Philippe, who was not related with Bourbon dynasty. Louis Philippe Bourbon dynasty के नहीं थे. Revolution started in other European countries. दूसरे देशों में भी ये revolution शुरू हो गया. बेल्जियम won freedom from नीदरलैंड. नीदरलैंड से बेल्जियम स्वतंत्र हो गया. ग्रीस won freedom from Ottoman Empire. इस तरीके से इस जुलाई रेवोल्यूशन का दूरगामी परिणाम हुआ. यूरोप के अन्य देशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हो गए. एक बार मेटरनिक ने इस मुद्दे पे, इस विचार पे अपना एक मत दिया था. उन्होंने कहा, व्हेन फ्रांस स्नीजेस ऑल ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, कि फ्रांस को अगर जुकाम होता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है, पूरे यूरोप को फीवर हो जाता है ना. ये फ्रांस की क्रांति के बाद जो क्रांति का विस्तार यूरोप के दूसरे देशों में हुआ, इसके ऊपर मेटरनिक का रिमार्क था. इट मींट दैट इवेंट दैट अकर्ड इन फ्रांस will have direct effect on other European countries. इसका उनके कहने का मतलब था कि जो कुछ भी घटनाएं फ्रांस में होती है, उसका सीधा असर यूरोप के दूसरे भागों पे पड़ता है. आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, रेवोल्यूशनरी स्पिरिट स्प्रेड ऑल ओवर यूरोप. इस वजह से हुआ, फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ, अब रिवोल्यूशन का आइडिया पूरे यूरोप में फैल गया. French Revolution spread liberal ideas like liberty, fraternity and equality among European countries. पूरे यूरोप में जैकोबिन क्लब की स्थापना हो गई. एक रेवोल्यूशन के बाद 1830 में जो फ्रांस में हुआ था, इसके बाद कई देशों में रेवोल्यूशन हो गया, जिसमें आपने देखा बेल्जियम एंड ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस. और दूसरे देशों में भी रिवॉल्यूशन हुआ था, लेकिन ये दो देश तो स्वतंत्र ही हो गए वहाँ से. ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ तक की बात आज हम लोग देखेंगे. आइए देखते हैं. अभी हमने देखा बेल्जियम और ग्रीस दो इंडिपेंडेंट कंट्री बनकर सामने आए 1830 के रिवॉल्यूशन के बाद. ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में हम लोग जाने. ग्रीक nationalists got support from Greek living in exile and from other European countries, क्योंकि ग्रीक के लोग क्रिश्चियन रिलीजन को मानते थे और ग्रीक को यूरोप के लोग क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन मानते थे. इसलिए ग्रीक के प्रति, यूनान के लोगों के प्रति यूरोप के लोगों में सिंपैथी थी. They all had sympathy towards ancient Greek culture. वो मानते थे कि एंशियंट जो उनकी सभ्यता है, उसका पालना केंद्र ग्रीक ही रहा है. Poets and artists called Greek the cradle of European civilization and mobilized public opinion in support of the struggle against a Muslim empire. और जो ऑटोमन एम्पायर था, जिसके अंडर में ग्रीस था, वो मुस्लिम रूलर थे, मुस्लिम एम्पायर था. तो मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट ये क्रिश्चियन के एक स्ट्रगल के रूप में देखा जा रहा था. एक फेमस पोएट थे लॉर्ड बायरन. इन्होंने बहुत सारा फंड कलेक्ट किया इस ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में भेजने के लिए, और बाद में खुद आ गए लड़ने के लिए इस फ्रीडम फाइटिंग. लास्टली, in 1832, by the Treaty of Constantinople,
Greek was recognized as an independent nation. Greek emerged as an independent nation. आज तक के लिए इतना ही। कल हम लोग दूसरे वीडियो में और देखेंगे, नहीं तो ये एक 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा जो बहुत लेंदी हो जाएगा। मेरा दावा है अगर आप मेरे साथ सीक्वेंस में रहेंगे, इस वीडियो को सिरे से देखेंगे, समझेंगे, तो शायद से एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं छूटेगा। आज यहीं तक।